ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम। और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फ्रॉम क्लास 10th, जिसके सीबीएसई नोट्स हमने केवल और केवल बायजूस द लर्निंग ऐप से निकाले हैं और बेस्ट नोट्स हैं मुझे लगता है ये समझाने के लिए। तो शुरू करती हूँ मैं इस चैप्टर को आपके साथ में, और बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करूँ। और मैं कोशिश ये चाह रही हूँ आपसे कि मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ अभी कि लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस ज़्यादा पसंद आते हैं या फिर कैमरा वाले। तो मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियोस के साथ में ही चल रही हूँ, बिकॉज़ मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद आते हैं, टाइम वेस्ट कम होता है, ठीक है, इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। तो आपने टाइटल आराम से देख लिया, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसेस यू टू रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर जो है ज्योग्राफी का क्लास 10th का, इससे आपको रिसोर्सेज के बारे में और उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पता चलेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मैं इस स्क्रीन पे लिख नहीं सकती हूँ, सो सॉरी। बस मैं आपको अपने शब्दों से बता सकती हूँ और यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ के आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे इसको स्टार्ट कर रही हूँ। 12:07 AM रात के हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर देना, अदरवाइज़ इतनी जो मेहनत है ना, सब दिमाग ख़राब हो जाता है फिर, इसलिए। चलो, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 ज्योग्राफी इंट्रोड्यूसेस यू टू रिसोर्सेज एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आपको इस चैप्टर में, अगर आपको ये नहीं पता है ना कि रिसोर्सेज क्या होता है, मतलब कभी आपने अगर ये वर्ड भी नहीं सुना है, तो भी इस चैप्टर के एंड तक आपको ये पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि व्हाट आर रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर क्लासिफिकेशंस। फर्दर मोर, going into depth of the chapter, you will learn development of resources and resource planning in India. आगे जब आप चैप्टर में, पहले मुख्य दो चीज़ें क्या है चैप्टर की, जैसे होता ना मेन, मेन्यू, स्टार्टर, ऐसे सब अगर हम देखें खाने के वे में, तो मेन दो चीज़ें हैं चैप्टर की क्या है, जो कि चैप्टर के लिए स्टार्टर्स हैं, वो क्या हैं, रिसोर्सेज और क्लासिफिकेशन। फिर चैप्टर के आगे आप जब आप जाओगे तो आपको मेन मेन्यू में क्या मिलेगा, वो आपको मिलेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। देन आगे जब आप बढ़ोगे, यानी जब आप और आगे खाना खाओगे, जैसे होता ना खाना, रोटी सब्जी के बाद में राइस आती है, देन पापड़ आता है, देन और समथिंग चीज़ें आती है। तो वो राइस वाली चीज़ क्या होगी, वो राइस वाली चीज़ होगी, यू विल लर्न डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स होते हैं उनके बारे में आप डीप में जानोगे, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को बहुत दिक्कत देती है। तो ये चीज़ मैं एकदम परफेक्टली क्लियर कर दूँगी, आपके दिमाग में फ़िट कर दूँगी, और आपको वापस कभी इसको खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स में कुछ चीज़ें मैं पेस्ट करूँ, मतलब कॉपी पेस्ट करूँ, तो आप वहाँ से ओपन करके कुछ चीज़ों को देखना, जो कमेंट बॉक्स ज़रूर ओपन करना, बस इतना मेरा कहना है, ओके। तो वो आपको आगे जब आप जाओगे चैप्टर में आपको ये मिलेगा, और एंड में जो आपको मिलेगा, लाइक जो हैंड वॉशिंग का टाइम होता है उस टाइम आपको मिलेगा सॉइल इरोजन एंड सॉइल कन्वर्सेशन, ठीक है। सॉइल इरोजन मिलेगा, साथ में सॉइल कन्वर्सेशन, ये दो चीज़ें आपको मिलेंगी एंड में। जैसे मिलता ना बॉइल्ड वाटर और लेमन मिलता है हमको हैंड वॉश करने के लिए, इस तरह से ये दो चीज़ें आपको लास्ट में मिलेगी। या अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो साबुन और पानी मिलेगा लास्ट में, जिससे आप अपने हाथ धो के खाना खाने से उठ सकते हो। तो ये सारे जो टॉपिक हैं इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यहीं पर। एंड गो टू दिस CBSE नोट्स एंड मेक योर स्टडीज़ मोर इफेक्टिव। ये बायजूस की तरफ से एक नोट है, ओके। तो रिसोर्सेज एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड। जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। इसकी डेफिनेशन तो मतलब आपने हर एक वीडियो में समझी ही होगी। अगर आप चैप्टर को पहली बार खोल रहे हो ना, इवन लिटरली पहली बार खोल रहे हो ना, तो आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज़ ये टेक्नोलॉजी एसेसिबल और फीजेबल और ये सब तो आपने पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। तो ये तो बस रट गया है किसी किसी को, तो इसलिए, ठीक है। तो मैं वापस पढ़ देती हूँ एक बार। रिसोर्सेज क्या होते हैं, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो दुनिया है, इसमें जो कुछ भी अवेलेबल है, जो कुछ भी मतलब जो कुछ भी यार, वेट, हाँ, जो कुछ भी अवेलेबल है इसके अंदर, मतलब आप देख लो पेड़ पौधे, बच्चे, गाय भैंस, चिड़िया, है ना, जो कुछ भी अवेलेबल है, अगर वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज, अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे
गाय का जो गोबर होता है ना, गाय का जो गोबर होता है दैट इज़ वेस्ट मटेरियल ऑफ इट्स बॉडी, वो भी हमारे कहीं ना कहीं यूज़ आता है। थेपले गाँव, है ना, याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो आपको रिलेट कर पाओ अपनी लाइफ से। जितना हो सके ना इस चैप्टर को अपनी लाइफ से रिलेट करो, जितना हो सके। जहाँ आपको लगे ना कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है या मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, तो वीडियो को या चैप्टर को पहले पॉज करो और पहले उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अंदर सोचो, ताकि आपको याद रहे कि मैंने जब वो टॉपिक पढ़ा था। क्योंकि चैप्टर याद रखने को बहुत मुश्किल है ये याद रखने के लिए। तो प्लीज़ इसको याद रखने के लिए कोशिश करो, ठीक है। तो पहले अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया चैप्टर में, कुछ भी नहीं बताया अभी तक। अभी भी अगर ध्यान इधर उधर था, कहीं घर की बातें सोच रहे थे, कुछ और सोच रहे थे, तो फोकस, ब्रिंग योर माइंड बैक फ्रॉम देयर एंड कीप इट हेयर, बिकॉज अभी भी शुरू नहीं हुए हैं हम, ठीक है। फिर इसके बाद में कभी भी समझ नहीं आएगा, फिर या तो वीडियो को बार बार पीछे करोगे, जो 10-10 सेकंड पीछे करके देखते हैं ना, वो बहुत मतलब अजीब टाइप के लोग होते हैं। और वैसे बिल्कुल मत बनना इस वीडियो में तो एटलीस्ट, क्योंकि लंबा जाएगा। और अगर ऐसे पीछे करके देखोगे तो फिर तो बैठे ही रह जाओगे, ठीक है। इसलिए एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, एंड कोई भी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जिसको कि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अभी एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसका नाम है, जिस एग्जांपल का नाम है एक पेड़, ठीक है। रिसोर्स इज़ इक्वल टू पेड़, अभी इतना लेके चलो, क्योंकि कुछ नहीं आता है अभी हमको चैप्टर में, तो इसलिए हम रिसोर्स इज़ इक्वल टू पेड़ की इक्वेशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है हमारा पेड़, बिल्कुल करता है। पेड़ बहुत यूजेस हैं और वो बचपन से सीखता रहे हैं, आई विल नॉट डिस्कस दैम एट ऑल, ठीक है। एंड विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। सबसे इजी इन तीनों टर्म्स में से 3 टर्म्स है, TA टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, EF इकोनॉमिकली फीजिबल एंड CA दैट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल। इसमें सबसे इजी टर्म जो है ना वो है कल्चरली एक्सेप्टेबल, जो आप इजीली समझ सकते हो। कल्चर जिसको एक्सेप्ट करे, हमारा कल्चर जिस चीज़ को एक्सेप्ट करे, वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है, बंद ही नहीं होता है, वो चीज़ क्या हो जाती है, वो चीज़ हो जाती है कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, जिसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक्सेस कर सकें, एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। पेड़ जो हैं उसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है नहीं है ना। अगर ज़रूरत होती है किसी चीज़ में, जैसे कि टीवी है, टीवी को हम ऑन कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद से, रिमोट नाम की एक टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ पर क्या हो गया, टीवी को हम एक्सेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकली, तो टीवी एक रिसोर्स है। टीवी को हमारा कल्चर एक्सेप्ट करता है। टीवी पे ऐसे ही तो शोज़ आते हैं जिनको कल्चर एक्सेप्ट करे। क्या कभी टीवी पे आपने देखा है कि कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो हिंसा को बढ़ावा दे रही है? कभी देखा है? अगर वो चीज़ आती है तो उसको तुरंत स्टॉप किया जाता है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन लेती है ना। तो यानी कल्चर उसको एक्सेप्ट करता है हमारा, तभी तो वो टीवी पे आ रहा है। जो सीरियल सालों पुराने हैं, आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट जो सीरियल सालों पुराने हैं, जो आए जा रहे हैं कई सालों से, कई दशकों से वो सीरियल चल रहे हैं, तो उन सीरियल्स में कुछ ऐसा होगा तभी तो वो सीरियल चल रहे हैं। अगर वो सीरियल किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ावा देते होते तो क्या वो 5 दिन भी चलते? नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते ना। इसलिए अब तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है, टीवी कल्चरली एक्सेप्टेबल है, इकोनॉमिकली क्या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है और इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल, यानी हमारी इकोनॉमी उसको फ़ीज़िबल। अच्छा, इस वर्ड में बहुत लोगों को बहुत टाइप्स की दिक्कत होती है, सब अपनी अपनी दिक्कत लेके आते हैं। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, फ़ीज़िबल मीन्स सुनना ही नहीं है इसको। अच्छा हाँ, अभी तो बंद किया था। What is the meaning of feasible word? Very good. According to पूरा सुन लिया। dictionary.com, capable of being done, effected, or accomplished, a feasible plan. Probable, Capable of being likely, done, a feasible effected, theory, or suitable, accomplished. a road A feasible for feasible travel. plan. A probable, likely, a feasible theory, suitable, a road for a travel. A road feasible for travel. अच्छा, इसका मतलब होता है suitable, या फिर आप कह सकते हो लाइकली, या फिर फीजिबल, या फिर प्रॉबेबल। यानी किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ जब सही होती है ना, किसी चीज़ के लिए कोई चीज़
जब सही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीजिबल बोलते हैं। इकोनॉमिक को वो एक तरह से हमारे जो खर्चा है, जैसे मान लो टीवी हमने ख़रीदी है, टीवी में हमने जो सेट टॉप बॉक्स लगाया है या फिर जो ऊपर हमने छतरी लगाई है वो इतनी महंगी है, मतलब हमारी टीवी से भी ज़्यादा महंगी है। जैसे कई लोग नहीं होते कि उनका बैंक बैलेंस तो है 5,000 रुपये, बैंक बैलेंस तो है 5,000 रुपये और उन्होंने बैंक का अकाउंट खुलाया 25,000 रुपये दे के, तो क्या फ़ायदा उस अकाउंट का, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फ़ीजिबल नहीं है ना। तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो उल्टा आपके लिए घाटा है ना। ठीक है, तो ये तीनों बातें समझ में आई। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, जो टेक्नोलॉजी से हम एक्सेस कर सकें अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे कि गाने सुनना, ईयरफोन्स एक टेक्नोलॉजी है, या फिर मोबाइल या फिर टीवी या फिर कोई भी साउंड प्लेइंग सिस्टम एक टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हम क्या यूज़ कर पा रहे हैं, वो गाने यूज़ कर पा रहे हैं। अगर वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं हो, बीच की सारी चीज़ें हटा दे, एक तरफ तो नया गाना लॉन्च हुआ है और एक तरफ यूट्यूब भी नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं, कोई भी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल गाना बन गया है, किसी सिंगर ने अपने मुंह से गाना गा दिया है, अब वो गाना आपको सुनना है। तो क्या आप उस सिंगर के पास जाके उसको बोलोगे कि भाई तू गा और मैं सुनूं? फिर किसी तीसरे बंदे को, आपकी मदर को सुनना है, वो जाके बोलेंगे भाई आप गाइए और मैं सुनती हूँ। फिर आपके फादर को सुनना है, वो जाके बोलेंगे भाई आप गाइए मैं सुनता हूँ। तो ये थोड़ी ना सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि एक बार गाना रिकॉर्ड होगा, फिर टेक्नोलॉजी की मदद से उसको सब सुनेंगे, है ना। एक दूसरे को शेयर करेंगे, स्टेटस लगाएंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, यूट्यूब वीडियोस आएंगे, लोग उसके लिए टिकटॉक अभी बैन हो चुका है अभी, और दूसरे जो ऐप्स आए हैं उन पे लोग वीडियो बनाएंगे, है ना। मौज, और मैंने बहुत नाम सुने, एक तो मौज था, एक शॉर्ट क्या था, MX टकाटक था, ऐसे करके पाँच छः तो नहीं, 3-4 ऐप्स अभी लॉन्च हुई हैं एकदम नई नई। एक जोश भी है ना, जोश में आ जाए ऐसा कुछ है, वो एक ऐप है। तो बहुत सारी ऐप्स लॉन्च हुई हैं, उनमें लोग वीडियोस डालेंगे तो वो गाना उस तरह से फैलेगा, है ना, वो गाना उस तरह से फेमस होगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, अभी यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बताया। अब आप एक बार वीडियो को यहीं पर पॉज करो और आप ये सोचो कि आपने क्या जो है आप किस तरह से रिलेट कर सकते हो अपने लिए। कोई भी एक चीज़ को पकड़ो डेवलपमेंट के तौर पे। मैं पकड़ती हूँ मेरा पेन मेरा डेवलपमेंट है। मेरे पास पेन नहीं होगा तो मेरे बहुत सारे काम रुकेंगे, इसलिए मेरा पेन मेरा डेवलपमेंट। क्योंकि पीछे वाली लाइन भी तो देखो ना, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। इस लाइन को इम्प्रूव करो और अपने लिए यूज़ करो। एवरीथिंग अवेलेबल इन माई एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई माई नीड्स। तो अब मैं अपने आसपास सामान देखूँगी, मेरा चश्मा भी है ना, मेरा टॉवल भी है, मेरे कपड़े भी हैं, मेरे जो कर्टेन लगे हुए हैं रूम के डोर पे ये भी हैं, मेरा रूम भी है, मेरी ये डेस्क भी है, मेरा स्कूल बैग भी है, मेरा टिफ़िन भी है, मेरा जो भी सामान है। फिर एक एक सामान को आप कॉपी पे लिखो कि मेरा टिफ़िन, फिर आप टिफ़िन के आगे ये तीनों चीज़ें लिखो। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है कि नहीं है, टिक लगाओ। टेक्नोलॉजी से एक्सेसिबल है आपका टिफ़िन, क्या टेक्नोलॉजी कहीं दखल अंदाजी कर रही है? नहीं, उल्टा टेक्नोलॉजी से आपने अगर ऑनलाइन ऑर्डर कराया है तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से आपने उस टिफ़िन को ऑर्डर कराया है। ठीक है, अगर आप एक्टिवा पे बैठ के वो टिफ़िन लेने गए थे तो वो एक्टिवा से आपको वो टिफ़िन अवेलेबल हुआ है, और एक्टिवा एक तरह से टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, तो उस तरह से वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, टिक लगा दिया। फिर आपने टिफ़िन के बारे में आगे सोचा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल। क्या वो टिफ़िन आपकी रेट के अंदर का था? कहीं आपने वो टिफ़िन गोल्ड का तो नहीं बनवा लिया था जो आपकी रेट से बाहर हो? नहीं बनवाया, है ना। क्या वो टिफ़िन जो है इतना महंगा था कि आपकी मदर ने उसे पे करने के लिए मना कर दिया, या फिर आपके पिगी बैंक में उतने पैसे नहीं थे, या फिर जो भी सिस्टम था, तो क्या वो आपके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल था? क्या वो आपकी पॉकेट से मैच खा रहा था या नहीं खा रहा था, वो लिखना है, टिक या क्रॉस। खा रहा होगा तभी लाए हो ना खरीद के, या फिर आपने थोड़ा सा परिश्रम किया होगा, मतलब इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके सेम टिफ़िन मंगवाया होगा अपनी फ्रेंड से, यार तेरे जैसा सेम ला के दे। उसने बोला ये तो बहुत महंगा है, मेरे डैड तो वहाँ से लाए थे, तो हमने उसको पैसे दिए होंगे, भाई अब ला के दे, है ना, ऑब्वियसली। और उसके अलावा तीसरी चीज़ क्या है, ह्यूमन बींग्स, सॉरी नहीं, कल्चरली एक्सेप्टेबल।
कल्चर ने एक्सेप्ट, यार ऑब्वियसली टिफ़िन को कौन मना करता है। हाँ, ऐसा तो नहीं टिफ़िन पे ऐसा लिखा था दंगे करो, ऐसा कुछ नहीं ना, नॉट एट ऑल। ऐसा भी नहीं लिखा होगा कि किल टाइगर्स, ऐसा भी नहीं लिखा होगा, है ना। तो वो हमारे लिए क्या था, वो हमारे लिए था टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली feasible और कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब इसी तरह से यहीं वीडियो को पॉज करके अगर आप वहाँ अपने घर पे बैठकर इन चीज़ों को लिखोगे एक पेपर पे और अच्छे से ध्यान से सोचोगे इसके बारे में, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अभी हम चैप्टर के फर्स्ट पेज पे हैं। फर्स्ट पेज पे कैसे 1 2 3 4 5, ओके, अच्छा इतना बड़ा है फर्स्ट पेज ना। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर के फर्स्ट पेज पे ही हैं, इसलिए अब फर्स्ट पेज का यही वर्क है, करो। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स दमसेल्व्स, ह्यूमन बींग्स खुद आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स खुद बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रिसोर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है, ह्यूमंस नहीं होंगे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, है ना। फैक्ट्रीज़ में ह्यूमंस अभी भी, ठीक है, ह्यूमंस को रोबोट्स रिप्लेस कर रहे हैं, बट इतना नहीं है इंडिया में तो इसलिए ह्यूमंस खुद इम्पॉर्टेंट हैं कंपोनेंट रिसोर्सेज के। अब इस बात को भी आप अपनी लाइफ से रिलेट करो कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो। नॉट दैट कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं इसलिए आप इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट, आप वैसे इंडिया के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। अगर आप एथलीट में हो तो आप इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो। अगर आपका कोई ऐसा गोल है जो कि इंडिया की इकोनॉमी में भी अगर हेल्प करता है, अगर आप आगे जाके ऐसे बनने वाले हो जो कि एक टैक्स पेयर होगा, तो आप इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, इस तरह से कंट्री में जब कोई मरता है तो दुख क्यों मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि कंट्री ने अपना एक सिटीजन के साथ साथ अपनी एक इकोनॉमी का पार्ट भी खोया है ना। कंट्री ने, ठीक है, मरना चाहिए, मरना लाइफ साइकिल, ज़िंदा होना, पैदा होना, सब कुछ लाइफ साइकिल। अच्छा, कोई पैदा होता है तो खुशी क्यों मनाई जाती है, क्यों, क्योंकि वो कंट्री में कहीं ना कहीं अपना योगदान देगा। ठीक है, इसलिए। उसके बाद क्या है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम। क्योंकि ह्यूमंस ही वो लोग हैं, ह्यूमंस ही वो एक तरह की हम कह सकते हैं एक तरह की क्या कह सकते हैं हम, एक तरह की चीज़ है। ह्यूमंस ही एक ऐसा सामान है जो कि मटेरियल को रिसोर्स बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मटेरियल को रिसोर्स बनाना। मटेरियल पड़ा होगा ज़मीन पे, जैसे कि हम बात करते हैं थ्रेड की, धागा पड़ा होगा, कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक कि एक ह्यूमन या फिर एक लेडी जाकर उस धागे को उठाएगी, एक सुई लेकर उसमें पिरोएगी, उस सुई में पिरोकर उससे ड्रेस सिलेगी, एक कपड़ा खरीद के लाएगी बाज़ार से, उससे ड्रेस सिलेगी कैंची से काट काट के, और फिर वो ड्रेस को यूज़ करेगी। तो ये धागे से ये ड्रेस बनने तक के प्रोसेस में जो सामान लगा, प्लस जो हमारा ह्यूमन का जो हमारा क्या लगा, पावर लगा, या ह्यूमन जो भी हमारी मेहनत लगी, वो इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ड्रेस। सो नॉट कि थ्रेड से ड्रेस बड़े बड़े बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ह्यूमंस का इसमें रोल है। दूसरे सामान भी चाहिए जैसे कैंची, या फिर हम कह सकते हैं निडल, या फिर हम कह सकते हैं जो मशीन होती है ना, स्विंग मशीन दैट इज़ सिलाई मशीन, वो जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो तो है ही, प्लस ह्यूमन का भी थोड़ा सा इसमें योगदान है। ओके, उसके बाद में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज जो हैं उनको कुछ इस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है इन सेवरल 1 2 3 4 पार्ट्स में। रिसोर्सेज को किया जा सकता है, क्या क्लासीफाई किया जा सकता है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एंड ये नहीं आया तो फिर कुछ भी नहीं आया। ठीक है, इस तरीके का सीन है यहाँ पर। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल कान अपने ना मुझे दे दो। ठीक है, कान अपने मुझे दे दो और दिमाग अपना अपने पास रखो, और अपने दिल को बंद कर दो, मतलब नॉट दैट कि दिल धड़कने बंद कर दो, दिल बंद कर दो यानी सोचना बंद कर दो, जो आप घर की घरेलू बातें सोच रहे हो ना वो बंद कर दो। अब चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ, और अब मैं कहीं पे भी नहीं रुकूंगी, और मैं वैसे भी नहीं रुक रही थी। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने पीछे वाली चीज़ें समझाई है, नहीं समझ आई ना तो एक बार वापस सुन लो, वापस मैं बता देती हूँ, नहीं समझ आई है मैं वापस बता देती हूँ, और अगर समझ आ गई है तो फिर आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ताकि जब मैं बोलूँगी ना कि मैं 10 to 20 टाइम्स जब येस बोलूँगी ना, येस 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 इस तरह से, तब समझ देना कि
अब जो है वीडियो आगे बढ़ रहा है, ओके, तब तक मैं पीछे वाला पार्ट समझा रही हूँ। तो गाइस हमने ये देखा कि रिसोर्सेज, एवरीथिंग हमारा एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर है, जो कि हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकली फीजेबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स हैं, रिसोर्स का एक पार्ट है ह्यूमन बींग्स, और वो जो हैं यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ही मटेरियल्स को उठा के रिसोर्स बनाते हैं। अब जो रिसोर्सेज हैं वो यस 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 So, classification of resources. Resources can be classified in the following ways. Resources को 4 ways में classify किया जा सकता है। पहला है origin के बेस पे, origin के बेस पे, biotic origin resources and abiotic origin resources. origin वर्ड का खुद का मतलब क्या होता है? What is the meaning of origin? यही हमको This is जानना the है। definition of origin. So, the point from which something from which starts, the something cause of starts, something. the cause of something. Origin का मतलब होता है, जैसे हमने ग्राफ बनाते हुए देखा होगा ना, बिगनिंग, origin is beginning, ठीक है। origin मतलब क्या होता है? बिगनिंग होता है, समझ रहे हो? This particular tradition has its origins in Punjab. यानी इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन के ओरिजिन्स कहाँ पे है? पंजाब पे, यानी बिगनिंग कहाँ पे है? पंजाब में है, ठीक है। पंजाबी सॉन्ग्स की शूटिंग मुंबई में होती है, बट उसकी बिगनिंग कहाँ पे है? पंजाब में ही है, बिकॉज पंजाबी लैंग्वेज पंजाब की है, इसलिए। तो द पॉइंट फ्रॉम विच समथिंग स्टार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओरिजिन। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओरिजिन। सो स्टार्टिंग के बेस पे या फिर किसी चीज़ की बिगनिंग के बेस पे कोई भी हमारा सामान है, हम एक बात करते हैं एक पेपर की, तो पेपर की जो स्टार्टिंग है उसकी तह तक जब जाना हो कि वो पेपर आखिर आया कहाँ से, ये नहीं कि पेपर आया फैक्ट्री से, या इस तरह से नहीं, पूरा डीप में जाना कि पेपर फैक्ट्री से आया है, फैक्ट्री कहाँ से आई है, फैक्ट्री उसका इस पूरी तरह से जब हम सोचते हैं ना, उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मटीरियल। कोई भी रिसोर्स है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे हुई है? जैसे कि थ्रेड है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कॉटन मील में नहीं हुई है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट एक फार्म में हुई है, या उसकी स्टार्टिंग पॉइंट प्लांट की जड़ से हुई है, या उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जिस भी तरह से हुई है, वो लिखना इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब हम देखेंगे ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स से उसको क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है एबायोटिक ओरिजिन और एक होता है बायोटिक ओरिजिन, ठीक है। हम इसका मीनिंग देखेंगे, फिर ही मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। एबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑल दोज विच आर composed of non-living things and are called abiotic। जैसे कि फिशरीज और लाइफ स्टॉक है। लाइफ स्टॉक मतलब लाइफ स्टॉक हैन होता है, हैन होता है, और जो ये होता है ना कबूतर वगैरह, ये सब बर्ड्स मतलब वो होते हैं। और फिशरीज मतलब तो पता ही है, फिश वाटर एनिमल्स है ना, एक्वेटिक। तो बायोटिक का मतलब जिसके अंदर लाइफ है, और एबायोटिक का मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है, ठीक है। बायोटिक का मतलब जिसके अंदर लाइफ है, और एबायोटिक का मतलब जिसके अंदर लाइफ नहीं है। कैसे? रॉक्स एंड मेटल्स के अंदर लाइफ नहीं है, प्लांट्स और जो हमारे फूड नहीं, प्लांट्स और हमारे हैन वगैरह, गोट है ना, इन सब के अंदर, फिश वगैरह, इन सब के अंदर क्या है? लाइफ है। तो लाइफ वाली चीज़ें अलग और एबायोटिक चीज़ें अलग। अब ये ज़रूरी है कि वो जो मटेरियल थिंग है, या वो जो भी हमारी चीज़ है, वो रिसोर्स होनी चाहिए पहली चीज़, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक के अंदर आप जो भी नाम लिखो एग्जांपल के साथ, वो एक रिसोर्स होना चाहिए। अच्छा, ह्यूमन बींग्स भी बायोटिक हैं और फ्लोरा फाउना भी बायोटिक हैं ना। आप पूछोगे व्हाट इज़ फ्लोरा फाउना, इस टर्म को भी लोगों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं होती। फ्लोरा फाउना, According to Wikipedia, flora Listen is this. all the plant life present in a particular region or time, generally the naturally occurring native plants.
The corresponding term for animal life is fauna. ओके, तो फ्लोरा यानी प्लांट्स, फौना यानी एनिमल्स, दैट्स इट। इतना से बताना था मुझे, तो बाकी का तो गूगल ने बता ही दिया आपको। तो फ्लोरा यानी एनिमल नहीं, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फौना यानी एनिमल्स। किसी को याद नहीं रहता ये, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं रहता था पहले। मैंने इसका एक रामबाण इलाज निकाला तब जाके मुझे याद होने लगा क्या कि फ्लोरा से आप फ्लावर को कंसिडर कर सकते हो। फौना में फ्लावर वर्ड कहीं नहीं आएगा, फौना फ्लावर, फ्लोरा फ्लावर ज़्यादा मैच हो रहा है, फौना फ्लावर मैच नहीं हो रहा है ना। तो यानी फ्लोरा और जो फ्लावर हैं वो दोनों एक हैं, यानी फ्लावर और फ्लोरा एक हैं। और जबकि फौना है वो एनिमल से ज़्यादा रिलेट हो रहा है, क्योंकि एनिमल में एन आता है और फौना में भी एन आता है। अब ये मत कहना कि प्लांट्स में भी एन आता है, क्योंकि प्लांट्स को तो नाम ही नहीं दे रहे हम यहाँ पे, हम तो फ्लावर और एनिमल की बात कर रहे हैं ना। क्योंकि हमें पता है कि फ्लावर यार प्लांट है, इसलिए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से याद करो, एक बार रटो, फिर याद हो जाएगा। पता है जो चीज़ एक बार रट जाती है ना, फिर वो याद ही हो जाती है, फिर उसको भूल नहीं पाते हम। जैसे हमने क्या याद करा था, टेक्नोलॉजिकली फीजेबल वाली जो लाइनें थी, मैंने इतने अच्छे से बताई, मुझे खुद को रटी हुई हैं वो लाइनें, अब मैं भूल ही नहीं सकती उनको। कोई आधी रात को भी उठा के पूछ लेता ना, मुझे याद आ जाता है। ऐसे याद करना चाहिए हमें को, है ना। एक बार रटो, बुराई नहीं है रटने में, पर बाद में ऐसा होना चाहिए कि वो याद ही हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार तो आपने गोला 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 गोला। ट्रिक से याद करो, ट्रिक्स आर मोर यूज़फुल दैन किसी भी चीज़ को रीडिंग करना, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। ठीक है, और उसके बाद में ऑल दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ, इसमें बस यही लिखा हुआ है बायोटिक और एबायोटिक, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये हो गया बेसिस ऑफ ओरिजिन, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग, कि वो नेचुरल चीज़ नहीं, एक सेकेंड, कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। क्योंकि किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग अगर आपको कोई भी चीज़ की क्लासिफिकेशन करनी है ना, तो पहले फर्स्ट पॉइंट यही होना चाहिए नेचर के हिसाब से कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। इससे बड़ी कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो ही नहीं सकती है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने के लिए। ठीक है, तो वो एक क्लासिफिकेशन का एक मेन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड चीज़ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, कोई भी चीज़ कब गायब हो जाएगी। एग्जॉस्टर लगा होता है ना घर में, एग्जॉस्ट जिसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट, उससे क्या होता है, हवा बाहर होती है, हवा जो है बाहर चली जाती है, धुआं जो होता है कमरे का, किचन का, है ना, वॉशरूम्स का, वो बाहर चला जाता है। तो यानी कि एग्जॉस्ट हो रहा है, चीज़ बाहर जा रही है, चीज़ हट रही है, खाली हो रहा है, जगह खाली हो रही है ना, उस तरह से। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चीज़ों के हटने के हिसाब से, कोई भी चीज़ है, अगर मैंने लिया कि मेरे पास एक फेस वॉश है, तो मैं पहली चीज़ तो देखूँगी वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर वो नॉन लिविंग है, मैंने उसको नॉन लिविंग की कैटेगरी में डाल दिया। अब मैं देखूँगी वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, यानी उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर वो फेस वॉश की बॉटल मैंने खाली कर दी, तो मैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाऊँगी, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम भी है और ये मजबूरी भी है। आई विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट अगेन, नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्यों आ रहा है ऐसे पेज, ये हर पेज पे आएगा क्या? हाँ, ये हर पेज पे आएगा, अच्छा है ना, थोड़ा पढ़ने के लिए कंटेंट कम होगा। चलो, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, the resources which can be renewed, जो रिसोर्सेज दोबारा यूज़ हो सकते हैं, रीन्यू हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल या रीप्लेनिशेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप रिन्यूएबल और रीप्लेनिशेबल दोनों को ही याद रखो, एक को भी भूलोगे ना फिर दिक्कत देगा। रिन्यूएबल और रीप्लेनिशेबल दोनों ही एक ही आप टर्म में याद रख लो। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। पहला जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है वो ऐसा रिसोर्स होता है जो कि रिन्यू करा जा सकता है थोड़े टाइम के बाद। जैसे कि एक कपड़ा है, कपड़ा नहीं, कपड़े को हम नहीं ले सकते। जैसे कि हम लेते हैं क्या लें, मिल्क नहीं,
मिल्क कैन नॉट बी रिन्यूड। एक बार जो दूध ख़त्म हो गया वो तो हो गया। हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यार, प्लांट्स। हाँ, प्लांट्स रिन्यूएबल होते हैं। क्यों? एक प्लांट ख़त्म हो गया तो सीड से दोबारा उग जाता है ना, थोड़ा टाइम लगता है बट वो उग जाता है, तो वो प्लांट्स रिन्यूएबल हैं। एनिमल्स, इवन ह्यूमंस भी रिन्यूएबल हैं, रीप्लेनिशेबल हैं। रीप्लेनिशेबल को इस तरह से याद करो कि जिस चीज़ को रीप्लान किया जा सकता है। मान लो मैंने रोज़ की एक शॉप लगाई थी, ठीक है, मेरा एक रोज़ प्लांट है जिसके अंदर मेरे पास 10 फ्लावर्स थे और वो 10 के 10 फ्लावर्स ख़त्म हो गए। क्या मुझे अभी टेंशन करने की ज़रूरत है या मुझे एक नया प्लान बनाने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पौधे के अंदर ही रीप्लान हो रही है चीज़ें। क्या रीप्लान हो रहा है उस पौधे के अंदर? कि फ्लावर वापस उगेंगे, तो यानी कि रीन्यू हो रही चीज़ें। तो रीन्यूएबल और रीप्लेनिशेबल। प्लान मैंने बोला था, प्लान को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करो और प्लेनिशेबल की तरह याद रखो। यानी रीप्लेनिशेबल जो खुद ही रीप्लान हो जाएं, या फिर रीन्यूएबल जो खुद ही रीन्यू हो जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर डिवाइड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। एक तो होते हैं जो कंटिन्यू रिन्यू होते हैं और एक होते हैं जो फ्लो में रिन्यू होते हैं। वो आगे दो में डिवाइड हो सकते हैं, में फर्दर भी डिवाइडेड, उनको किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी हवा है, आती जाएगी, कुछ भी कर लो, अगर हवा आएगी तो आएगी और नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना, तो वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ऐसे हम अगर बात करें वाटर की, पानी है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कभी बारिश होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि बाढ़ आने लग जाती है, और कभी नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, लेकिन ये चलता रहता है ना। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, सन रेज, सनलाइट आती रहती है जाती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कई जंगल ज़्यादा हैं कई जंगल कम है, पर जंगल रिन्यू होते हैं, यानी पेड़ पौधे बेसिकली रिन्यू होते हैं। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमंस नहीं, वाइल्ड लाइफ यानी जो हमारे जानवर हैं वो भी एक के बाद एक पीढ़ियाँ आती हैं, ठीक है। तो उनका रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली साइंटिफिक टर्म्स में, हैशटैग साइंटिफिक टर्म्स। तो उसमें क्या होता है कि ये रिन्यू होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिन्यू होती है। अब अगर हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑकर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम और दे इवन डोंट अकर, ठीक है। ऐसे होते हैं कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में जाकर के वो रिसोर्स जो हैं वो रिन्यू होते हैं, और कभी कभी तो रिन्यू नहीं भी होते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो गायब हो गई तो वो रिन्यू नहीं होगी, ठीक है। इसके बेटर देन एवर एग्जांपल्स हैं, ओ माय गॉड 32, अच्छा। इसके बेटर देन एवर एग्जांपल्स हैं मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। ये चीज़ें क्या है? नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं। ये चीज़ें कैसी चीज़ें हैं? नॉन रिन्यूएबल चीज़ें हैं, ठीक है। Some of the resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their यूज़। मेटल्स थोड़े टाइम बाद, यानी कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, थोड़ा टाइम नहीं है, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद क्या होते हैं? रीन्यू हो जाते हैं। बट फॉसिल फ्यूल्स तो रिसाइकल होते ही नहीं हैं, है ना, वो तो एग्जॉस्ट ही हो जाते हैं सीधा। तो ये बात कर ली हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्या? ऑन द बेसिस ऑफ, याद करना उस वर्ड को, बहुत दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा याद करने के लिए। क्या वर्ड था? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, यह भी वर्ड आया यहाँ पर, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पर। अब अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब वो चीज़ किसकी है, उस चीज़ को ओन कौन। पहला था ओरिजिन, ओरिजिन में हमने देखा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है चीज़ का, लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर दूसरा था हमारा एग्जॉस्टिबिलिटी, चीज़ गायब होगी या नहीं होगी। उसमें दो थे, एक में था कि गायब होगी और वापस आ जाएगी, एक में था गायब होगी और वापस नहीं आएगी। और वो जो फर्स्ट वाला था उसमें एक था फ्लो और एक था कंटिन्यूअस, और वो जो सेकंड वाला था उसमें था एक तो ऐसे थे कि कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद आ जाएंगे, और कुछ ऐसे थे जो एग्जॉस्ट हो गए तो फिर गए।
ओके। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप जो है, अब हम 4 टाइप्स देखने वाले हैं। पहला है इंडिविजुअल, मेरी चीज़ है, ये तेरा है, ये मेरा है। इवन घर वालों के अंदर भी होता है, ये पापा का है, ये मम्मी का है, ये भाई का है, ये दीदी का है, ये मेरा है, और इवन ये मेरे डॉग का है ना। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को, वो इंडिविजुअल हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी की, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी होती है। रोड जो है कम्युनिटी की है, बाहर गली के जो पार्क है वो कम्युनिटी का है। रोड तो बेसिकली नेशनल में भी आ जाती है कभी कभी, बट जो पार्क है वो कम्युनिटी का है। मंदिर कम्युनिटी का है, जैसे गोकुल धाम सोसाइटी है ना, सीरियल में आती है एक तारक मेहता, उसमें जो गोकुल धाम सोसाइटी आती है, उसमें बाहर जो गार्डन है या जो साइड में मंदिर बना हुआ है उनके वहाँ पे, वो उनकी पूरी सोसाइटी का है। कभी कौन जाता है, कभी कौन जाता है, कोई किसी को मना करता है नहीं। वो जो उनका कंपाउंड है, जिसको वो कंपाउंड बोलते हैं, है ना, दैट इज़ उनका जो बीच वाला जो एरिया है, उसके अंदर भी सब जा सकते हैं। ठीक है, क्या जो एक पर्टिकुलर वहाँ पे इंसान रहता है उसके घर में कोई जा सकता है। जैसे वो उनका जो क्लब हाउस है, उनका जो सोसाइटी ऑफिस है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सीरियल ओनली, है ना, उसी सीरियल के बारे में बात हो रही है। क्या जो जेठालाल का घर है उसमें सब जाते हैं एक साथ? हाँ जाते हैं ऑब्वियसली, बट ऐसा तो नहीं कि वो सब उस घर को ओन कर लेते हैं, नहीं। लेकिन क्लब हाउस में वो ओन कर सकते हैं उस घर को, है ना। क्लब हाउस को ओन कर सकते हैं वो लोग, राइट, कर सकते हैं ओन। तो वो कह सकते हैं कि ये क्लब हाउस हमारा है। वो ये नहीं कह सकते कि क्लब हाउस मेरा है, वो ये कह सकते हैं क्लब हाउस हमारा है। ओके, ये हो गई ओनरशिप की बात। इसमें कम्युनिटी का मैंने आपको बता दिया। नेशनल मतलब नेशन की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना वो नेशन का है। इंडिया गेट पूरे नेशन का है। मैं अगर अब्रॉड जाती हूँ, मैं अगर अमेरिका जाती हूँ, वहाँ जाके मैं कह सकती हूँ कि मेरी कंट्री इंडिया में इंडिया गेट बना हुआ है, या इंडिया गेट हमारी कंट्री में है। तो यानी कंट्री भी हमारी है और कंट्री का इंडिया गेट भी हमारा है। ठीक है, उसके बाद में नेशनल के अंदर एक और आप वे से भी देख सकते हो, जैसे लिखा होता है रेलवे पे, लिखा होता है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है, रेलवे को अपनी संपत्ति समझें, इस तरह से। तो यानी रेलवे भी इंडिया की संपत्ति है ना, वो नेशनल। वैसे अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल की, तो अब ये मत कहना इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, हाँ ठीक है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, बट वो एक कोई टॉपिक नहीं है बोलने के लिए। टॉपिक ये है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल के अंदर आ जाते हैं कि जैसे 12 नॉटिकल माइल्स वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो आपके लिए यूज़फुल होगा वो कॉन्सेप्ट। बिकॉज़ नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, थोड़ा सा गूगल से आप सुन लो, ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स। According to Wikipedia, territorial sea, as defined by the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, is a belt of coastal waters extending at most 12 nautical miles from the baseline of a coastal state. समझ में आया थोड़ा सा? तो इन्होंने क्या बोला कि मतलब मैं आपको अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ, तो एक मैंने जैसा समझा है, मैंने जैसा सुना है अपनी टीचर से, मैं आपको वैसा बता रही हूँ। देखो, एक जो इंडिया होता है ना, एक क्या इवन इंडिया है ही, वेट मैं आपको कहीं पे ड्रॉ करके बताती हूँ। दिस इज़ कैमरा, यहाँ पे नहीं बताऊँगी, ये सब मैंने हिंदी के नोट्स बना रखे हैं, अगर आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट करो, ऐसे मैं नहीं देती कुछ भी फ्री में। देखो मान लो ये पूरा एक इंडिया मैं भी यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, है ना, मैं अपना इंडिया गोल लेके चल रही हूँ, चल जा, ठीक है। ये मेरा इंडिया है जो कि गोल है, माई इंडिया इज़ राउंड इन शेप। अगर मैं कहूँ कि इंडिया से 12 नॉटिकल माइल्स दूर तक पानी इंडिया का है, उसके बाद में वो पानी इंटरनेशनल है, ये 12 नॉटिकल माइल्स का डिस्टेंस हो गया। उसके बाद यहाँ जो पानी है वो किसका है, वो पूरे वर्ल्ड का है, और वो वाटर इंटरनेशनल वाटर है, वो वाटर इंटरनेशनल वाटर है। तो इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। ये देखो, अब ये कुछ डिस्टेंस कम हो गया मुझसे, बट ये डिस्टेंस इतना ही है, ठीक है।
यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स तक के बाद जो पानी है वो किसका है, वो इंटरनेशनल वाटर है, और उससे पहले जो है वो पानी इंडिया का है, और इंडिया के अंदर है जो तो इंडिया का है ही, जो अंदर है वो तो है ही हमारा, और जो बाहर 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है वो भी हमारा ही है। अगर मैं ये बोलूँ तो कुछ गलत थोड़ी ना होगा, बस यही है 12 नॉटिकल माइल्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया, क्यों पढ़ा हमने 12 नॉटिकल माइल्स वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको इंटरनेशनल प्रॉपर्टी को समझना था। तो ओनरशिप के बेसिस पे इंडिविजुअल, जैसे कि आपका टॉवल, कम्युनिटी, जैसे कि जेठालाल की सोसाइटी में वो पार्क, वो मंदिर, वो कंपाउंड, वो क्लब हाउस। नेशनल, जैसे कि नेशनल का क्या एग्जांपल बताया था, नेशनल, हाँ, रेलवे आपकी संपत्ति, ठीक है, वो नेशनल है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी वो नेशनल है। इंटरनेशनल 12 नॉटिकल माइल्स वाला कॉन्सेप्ट, वो पानी इंटरनेशनल पानी है। अब ऐसे मत कहना कि वो पानी का मैं एक गिलास लेके आता हूँ और फिर मैं उसको घर पे सजा के रखूँ या उसको बेचूँ कि ये देखो ये इंटरनेशनल पानी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ ठीक है, वो आपका नेशन का पानी नहीं है, यू कैन नॉट यूज़ दैट वाटर। आप उस पानी पे अपनी नज़र नहीं रख सकते, ना आप यूज़ कर सकते हो ना कोई अदर कंट्री उस पानी को यूज़ कर सकती है। ठीक है, वो क्या होगा, जो है इंटरनेशनल पानी होगा। तो इस तरह से, तो मैं एक बार फटाफट से क्विक रीडिंग कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। So individual resources are owned privately by individuals. In villages, people own lands, whereas in urban areas, people own plots, houses, and flats or other properties. Example: plantation, pasture lands, ponds, water in wells, etc. Community-owned resources are accessible to all the members of the community. Example: grazing grounds, burial grounds, public parks, picnic spots and playgrounds, etc. National resources are owned by a nation or a country. All the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast terms the terrestrial water and resources therein belong to the nation. Example: roads, canals, railways, आपकी संपत्ति। ओके, एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहूँगी। रेलवे आपकी संपत्ति है। Here's a summary from iChowk. रेलवे आपकी संपत्ति है, चाहे आप खुद यात्रा कर रहे हों या फिर किसी को छोड़ने स्टेशन गए हों। मगर सच्चाई ये है कि रेलवे अरे यार ये क्या हो गया, रेलवे स्टेशन का रास्ता ना दिखा दे मुझे, यही बस डर है। अरे भाई हाँ, थैंक यू, कोई रिज़ल्ट मिलेगा भी नहीं। इमेजेस, ये लिखा होता है यार, मैं इसलिए आपको बार बार बता रही हूँ, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये देखो क्लियर कट वर्ड्स में लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा तो क्या ही लोगे। रेलवे आपकी संपत्ति है, संपत्ति नहीं संपत्ति है, कृपया इसका ध्यान रखें। ये अब आपके दिमाग में देखना, इस वीडियो के बाद में ये चीज़ फिट होने वाली है और फिर आप इसको कभी छोड़ ही नहीं पाओगे, फिर ये आपके जो है फिट ही हो जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने आपको दिखाया, बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस बता रही हूँ। Okay, next. International resources are regulated by international institutions. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to the open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions on the basis of status of development. अब development के basis पर हम देखेंगे कि resources को हम कैसे जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। डेवलपमेंट जो है उसके बेसिस पे 3 तरह से आप डिस्क्राइब इनको कर सकते हो। पहला है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, 4 है, सॉरी 3 नहीं है, ये कॉमा यहाँ पर लगाना भूल गए हैं बाईजूस वाले, मैं उनसे कहना चाहूँगी आप प्लीज़ यहाँ पर कॉमा लगाएं। पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स, ये 4 हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। इसमें लोग बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूज है ना कि इसके चक्कर में तो कई बार हम क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं कि मतलब इसको पढ़ेंगे ना तो
दूसरी चीज़ें भूल जाएंगे, इसलिए हम इसको पढ़ते ही नहीं हैं। हम सोचते हैं भाड़ में जाने दो, पर पढ़ना ज़रूरी है। 4 चीज़ें ना 4 नंबर मान के चलो अपने पेपर में, इस तरह से, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ, और कुछ नहीं, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। ओके, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मैं एक बार पढ़ा देती हूँ, अगर आपके दिमाग पे घुस जाए थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा। सो ना, अभी वी आर ऑन सेकंड पेज और 12:51 हो चुकी हैं। मैं ये 45 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, 15 मिनट और लूँगी ये वीडियो, ठीक है। थर्ड पेज से हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे, जो वीडियोज़ मैं फ़र्दर आगे बनाऊँगी, बिकॉज़ ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा यार। अच्छा चैप्टर है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि अच्छा नहीं है या ऐसा कुछ है, बट हाँ लंबा ज़रूर है। तो देखो, पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि एक रीजन में मिल चुके हैं, पर हम उनको अभी तक यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर वो अभी तक यूटिलाइज़ नहीं हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. Potential मतलब क्या होता है? मेरे अंदर ताकत है, मेरे अंदर potential है, मेरे अंदर guts है ना? हम कहते हैं ना, बहुत ताकत है यार तेरे अंदर, तो तेरे तो बहुत potential है यार। What is the proper meaning? What is the proper meaning of potential? According to Merriam-Webster, 1. Existing in possibility, capable of development into actuality potential benefits. 2. Expressing possibility specifically, of, relating to, or constituting a verb phrase expressing possibility, liberty, or power by the use of an auxiliary with the infinitive of the verb. Currently unrealized ability, ऐसी ability जो कि अभी हमें अनरियलाइज्ड है, जो कि अभी हमने रियलाइज़ नहीं करी है, लेकिन वो है हमारे अंदर। ऐसी एक एबिलिटी, जैसे कि अभी मैंने रियलाइज़ नहीं करा है कि मैं 10th क्लास में 95% ला सकती हूँ, बट जब आएंगे तब मुझे रियलाइज़ होगा कि नहीं, मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, ठीक है। इस तरह से तो अभी हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि हमारे पास राजस्थान और गुजरात में इतनी धूप आती है कि बस लोग तो पागल हो जाते हैं धूप के पीछे, है ना। धूप इतनी ज़्यादा है वहाँ पर, सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा है, बट हमें पता है, या फिर हमें नहीं भी पता कि पोटेंशियल है और वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा समझो, है ना। पोटेंशियल मतलब वो ताकत अभी उसके अंदर है। तो ऐसी चीज़ें या ऐसे रिसोर्सेज जो कि अदर रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, एक रीजन के अंदर वो मिलते हैं पर अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है, अभी तक उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, अब ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, जो रिसोर्स डेवलप्ड हैं, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिनका सर्वे किया गया है, देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, उनकी जितनी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी के हैं वो, एंड क्वांटिटी भी उनकी ज़्यादा अवेलेबल है, और वो यूटिलाइजेशन के लिए परफेक्ट है, मतलब बेस्ट है। The development of resources depends on technology and level of their feasibility. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings don't have the appropriate technology to access these are called stock। ये क्या हुआ? बीच में एक चीज़ खा ली ना। Okay, where I am, इंडिविजुअल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, पोटेंशियल हो गया, डेवलप्ड के अंदर क्या है? रिसोर्सेज विच आर विच सर्वेड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी।
ये चीज़ ना मेरे को थोड़ी सी हजम नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों. सो वेट, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, तब तक के लिए गुड बाय. और मैंने बोला था थोड़ा 1 घंटे का लूँगी, बट अभी नहीं हो रहा है. नो, पोटेंशियल नहीं है अभी मेरे अंदर. कल होगा तब मैं लूँगी, है ना. ठीक है, आप इसको देखो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है. और समझो बस. समझना इज़ इम्पॉर्टेंट, समझना इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, पूरा मैंने अच्छे से क्लियर करा है. जहाँ तक जितना भी पढ़ाया है ना, बेस्ट पढ़ाया है. इससे अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला. तो जस्ट डू इट. ओके, गुड बाय. थैंक यू.